नमस्कार दोस्तों। हमारी 10वीं क्लास की बुक चल रही थी एसएस की, और उसमें हमने स्टार्ट कर दिया था महाजनपद काल। आपने पढ़ लिया। जनपद काल के बाद हम पढ़ते हैं मौर्य वंश का उद्भव होता है। उससे पहले भी कई वंश आते हैं, जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। और नंद वंश का अंतिम शासक होता है घनानंद। इसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर बैठता है और वहां शासन करता है। मगध का पहला साम्राज्य जिसमें केंद्रीकृत शासन की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो देख लेते हैं हम कि मगध जो था उस समय किस प्रकार से था, स्थिति कैसी थी उसकी, और उसके आसपास की स्थिति कैसी थी भारत की। तो कौन कौन से राज्य थे, तो इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यह है मगध, यानी बिहार का राज्य था, हिस्सा था। और बिहार में यहाँ पर पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। उससे पहले भी बनाई गई राजगृह से पहले भी बनाई गई थी गिरिब्रज। तो वर्तमान में जब घनानंद शासन कर रहा था तो उस समय राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र के बाद यहां से देखिए यूनान यानी सीरिया वाला क्षेत्र से, यहाँ यूनान से सिकंदर आ रहा था, यानी सिकंदर का आक्रमण उस समय करने वाला था सिकंदर। और यहाँ इस जगह था तक्षशिला। तक्षशिला एक शिक्षा का केंद्र था, बहुत प्रसिद्ध केंद्र था उस समय का, विश्वविद्यालय था। और यहाँ एक गुरुजी थे जिनका नाम था चाणक्य। आप जानते हो, नाम सुना होगा चाणक्य। इसी को विष्णुगुप्त भी कहते हैं और इसी को हम कौटिल्य भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, सिकंदर आक्रमण करने वाला था, लेकिन यहाँ पर वो क्या करता है, एक कश्मीर का शासक होता है, यानी झेलम के आसपास का क्षेत्र है। सिंधु नदी यहाँ से बहती है और बहने के बाद इस प्रकार से जाती है। यहाँ पर इसकी सहायक नदियां भी हैं। एक सहायक नदी है झेलम। 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। 5 सहायक नदियां हैं, उनमें से एक नदी है झेलम। झेलम नदी के किनारे आकर ये क्या करता है, एक अंबी नाम का एक राजा होता है, उसको अपने साथ मिला लेता है। और आगे चलकर व्यास नदी के किनारे आकर पोरस के साथ इसका क्या होता है, युद्ध होता है। पोरस हार जाता है और व्यास नदी से आगे जाने से इसकी जो सेना है वो मना कर देती है। ठीक है, ये व्यास नदी है, इससे आगे जाने से सिकंदर की सेना मना कर देती है और वापस ये यूनान चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर चाणक्य जो है, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य जो है इस घनानंद को पराजित करता है और मगध पर मौर्य वंश की नींव रखता है। ठीक है, तो यहां पर अब स्टार्ट होता है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश में देखिए आपको क्या पढ़ना है, तो ये देख लीजिए आप एक बार। मौर्य वंश में आपको 3 शासक पढ़ने हैं। ठीक है, पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है बिंदुसार, और तीसरा है सम्राट अशोक। समय इनका देख लीजिए, ये 322 ईसा पूर्व से और 298 ईसा पूर्व तक शासन करता है। लगभग उत्तरी भारत को ये जीत लेता है और एक छत्र सम्राट बन जाता है इसका। उसके बाद आता है हमारा बिंदुसार, और बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन करता है। और बिंदुसार कुछ विलासी राजा होता है और इतना ज्यादा
कार्य नहीं कर पाता। उसके बाद सम्राट अशोक आता है और इसका शासनकाल होता है 273 ईस्वी से ईसा पूर्व से और 232 ईसा पूर्व तक ये शासन करता है। और ये बहुत ही कह सकते हैं कि महान सम्राट थे, इसलिए इनके नाम के आगे लगता है अशोक महान या महान अशोक। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य किस प्रकार से शासन करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने, देखिए एक थोड़ा सा कहानी मैं बता देता हूं। तो यहां से सिकंदर आ रहा था और चाणक्य यहाँ का शासक था। चाणक्य जब घनानंद के पास गया कि सिकंदर आक्रमण करने वाला है, सिकंदर बहुत ही क्रूर शासक था, मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था, ठीक है। और यहाँ से शासन भारत को ईरान इराक वाले क्षेत्र को जीतते हुए भारत की तरफ बढ़ता है। और यहाँ पर चाणक्य को सूचना मिलती है और चाणक्य क्या करता है, घनानंद के पास जाता है। घनानंद के पास दरबार में जाता है तो घनानंद एक विलासी और क्रूर शासक था जिससे जनता भी परेशान थी। अतिरिक्त कर भार उसने लगा रखे थे जनता पर और इससे जनता उनसे परेशान हो चुकी थी। और वो सोचने लगी, वो आशा करने लगी कि काश कोई ऐसा राजा आए जो हमारे कष्टों को दूर करे, ठीक है, हमारी समस्याओं को दूर करे। तो यहाँ पर चाणक्य आता है इनसे मिलने की, क्या आपको पता है कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला है? तो वो इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेता है उसको और कह देता है कि आने तो देख लेंगे उसको भी, क्या करेंगे। फिर ये और समझाता है कि आप उसको ज्यादा हल्के में मत लीजिए। तो ये क्या करता है कि घमंडी टाइप का शासक होता है, कहता है कि मैं इस भारत का महान शासक हूं, इसका साम्राज्य मैंने विस्तृत कर रखा है इतना बड़ा, तो उसको देख लेंगे। उसके बाद क्या करता है वो कि चाणक्य को धक्का मारकर वापस वहां से भगा देता है। जैसे ही धक्का मारता है उसकी चोटी खुल जाती है और चोटी, ब्राह्मणों की चोटी खोल कर नहीं रखते, चोटी खुल जाती है तो वो एक प्रण लेता है कि मैं इस चोटी को तभी बांधूंगा जब मैं इस नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा। और वो वापस चला जाता है। वापस जाते हुए रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है, बच्चा मिलता है, यानी कई सारे बच्चे होते हैं जो खेल खेल रहे होते हैं। एक राजकेलम नामक खेल होता है जिसमें एक व्यक्ति अपने आप को सिंहासन पर एक बच्चा अपने सिंहासन पर बैठा होता है और अन्य बच्चों को इंस्ट्रक्शन देता है कि आप ये काम करो, ये कार्य करो। तो वहीं से चाणक्य जाता है और चाणक्य जाते जाते उस बच्चे को देखता है वहीं रुककर, और वो किस तरह से इस प्रकार से अच्छी ढंग से उनका नेतृत्व कर रहा था। तो उस चाणक्य ने उस बच्चे को क्या किया, उस व्यक्ति से खरीद लिया। वो शिकारी के पास होते हैं और उसको 1000 पर्ण में वो खरीदता है। पर्ण उस समय मौर्य काल की मुद्रा थी, चांदी की मुद्रा थी ये, ठीक है, चांदी की मुद्रा थी। और उसके बाद यहां से खरीद लाता है और उसको लाता है तक्षशिला विश्वविद्यालय में लाता है। और वो बच्चा कौन होता है, तो वो बच्चा होता है चंद्रगुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त का प्रारंभिक जीवन जो है वो बहुत ही कष्टकारी रहा है और इसकी जानकारी हमें उपलब्ध नहीं होती, इसके माता पिता की जानकारी नहीं होती। कोई इतिहासकार कहता है बौद्ध धर्म की एक महावंश टीका है, ग्रंथ है एक महावंश, उसकी टीका में लिखा है कि इसकी माता का नाम मौरा था और उसी से इसका नाम मौर्य पड़ा और चंद्रगुप्त मौर्य कहलाया। उसके बाद ऐसी बहुत सी हैं लेकिन मतभेद हैं इसके माता पिता के नाम को लेकर। तो हम देखते हैं ये चंद्रगुप्त, इसको तक्षशिला लाया गया और प्रारंभिक जो शिक्षा थी इसकी वो तक्षशिला में पूर्ण होती है। चाणक्य इसको हर प्रकार की शिक्षा देता है, अस्त्र शस्त्र की, कूटनीति की, राजनीति की, प्रशासन की, सब तरह की, युद्ध की सारी शिक्षाएं इसको दे देता है। लगभग 8 वर्ष के बाद इसकी शिक्षा पूर्ण होती है और ये क्या करते हैं, यहाँ पर
मगध पर अभी घनानंद शासन कर रहा है। और यहाँ ये चले जाते हैं, चाणक्य इसको क्या करता है, थोड़ी सी सेना की टुकड़ी संगठित करके देता है और कहता है कि आप मगध पर आक्रमण कीजिए। अब ये क्या करता है, सीधे के सीधे पाटलिपुत्र जो उस समय मगध की राजधानी है उस पर आक्रमण कर देता है। एकदम से आक्रमण करता है तो उसके आसपास के लोगों को क्या करता है, घनानंद जो है बुला लेता है और इसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद जैसे ये छूटकर भागता है, कोई भी कारण रहा हो, छूटकर भाग जाता है और रात्रि के समय एक गांव में रुकता है। गांव में रुकने के बाद एक महिला के यहाँ जहाँ रुका होता है वहां वो अपने पुत्र को रोटी खिला रही होती है बना के, और उस रोटी को उसका पुत्र क्या करता है, बीच से तोड़ता है, बिल्कुल बीचों बीच से तोड़ता है, जिससे उसका क्या है, हाथ जल जाता है। अब इसीलिए जो औरत है वो कहती है कि तू भी चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की तरह क्या कर रहा है, गलती कर रहा है। और ऐसी गलती ही उन्होंने की थी, डायरेक्ट पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। अगर वो आसपास के क्षेत्रों को जीतता हुआ मगध तक पहुंचता तो शायद जीत जाता। तो इस गलती का पछतावा उनको होता है, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को, कि ये सही बात है भाई कि अगर हम किनारे से लेकर चलते, यानी यहाँ पर देखिए ये वाले क्षेत्रों को, ये पाटलिपुत्र, इन क्षेत्रों को पहले अगर जीत लेते और उसके बाद यहाँ पर जाते तो शायद जीत जाते। चाणक्य उनको क्या करता है, फिर दोबारा से सेना संगठित करता है और दोबारा से उन क्षेत्रों को जीतता हुआ अंत में कहाँ चला जाता है, पाटलिपुत्र या मगध में घनानंद के पास, उससे युद्ध करता है, घनानंद को पराजित कर देता है। और यहां से प्रारंभ होता है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल। तो ये कुछ प्रारंभिक जानकारी थी। इससे पहले देखिए मौर्य वंश से पहले 3 वंश इसमें आते हैं, हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश और फिर नंद वंश। ये नंद वंश का अंतिम शासक होता है घनानंद। इसमें आपके आता है बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। अजातशत्रु वही है जिसके समय में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। और शिशुनाग में एक शिशुनाग और एक कालाशोक होता है। कालाशोक के समय में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। और इसमें होता है, नंदवंश में होता है महापद्मनंद जो इसका संस्थापक होता है, और उसके बाद आता है घनानंद, अंतिम शासक नंदवंश का। इसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। तो आगे देखते हैं, ये एक बेस था कि मौर्य वंश कैसे कैसे आया। मौर्य वंश में अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को। प्रथम शासक था और इसका संस्थापक भी था। तो यहां से हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, जैसा कि आपने पढ़ा था कि अंतिम नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित कर मगध में मौर्य वंश की नींव रखता है चंद्रगुप्त मौर्य। इसके शासनकाल की अगर बात करें तो 322 ईसा पूर्व से लेकर और 298 ईसा पूर्व तक ये शासन करता है। ठीक है, उसके बाद ये इसका पहला यानी प्रथम केंद्रीकृत साम्राज्य था। केंद्रीकृत साम्राज्य जो इसने स्थापित किया था, यानी इन सभी महाजनपदों का सम्मिलित करके एक श्रेष्ठ वंश या साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईसा पूर्व में, अच्छा यहां पर हमने देखा था थोड़ा सा, ठीक है, तो यहां से सिकंदर जब आ रहा था तो वो व्यास नदी के किनारे से वापस चला गया
और वापस जाते जाते अपना एक गवर्नर नियुक्त करके गया था यहाँ पर जी। गवर्नर का नाम है सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, निकेटर इसकी उपाधि है। सेल्यूकस निकेटर को ये गवर्नर नियुक्त करके गया था और गवर्नर नियुक्त करने के बाद ये वापस चला जाता है और 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ का शासक जो है वो है सेल्यूकस निकेटर, यानी काबुल कांधार के आसपास का जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है उसका गवर्नर है सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं हम। तीन सौ पांच ईसा पूर्व में 305 ईसा पूर्व में ये एक युद्ध करता है सेल्यूकस निकेटर से। वही सेल्यूकस जो अभी हमने पढ़ा था, सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध करता है 305 ईसा पूर्व में, और जिसमें सेल्यूकस निकेटर पराजित होता है, ठीक है, पराजित हो गया। पराजित होने के बाद इन दोनों के बीच एक संधि होती है और संधि में क्या क्या तय होता है तो ये देख लीजिए। इधर सेल्यूकस और इधर चंद्रगुप्त, ठीक है, इन दोनों के बीच संधि होती है और संधि में क्या क्या तय होता है तो इधर देखिए सेल्यूकस हार जाता है इस युद्ध में। तो वो क्या करता है, एक उसकी पुत्री होती है, ठीक है, पुत्री है जिसका नाम है हेलेना। इस हेलेना का विवाह कर देता है इसके साथ, ठीक है, पहली बात तो ये थी संधि में। उसके बाद हेलेना का विवाह कर दिया, उसके अलावा इसमें क्या होता है, काबुल, कांधार, हेरात और मकरान, ये जो अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले क्षेत्र में ये क्षेत्र थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है। 4 प्रांत देता है चंद्रगुप्त मौर्य को, अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। और उसके बाद तीसरा क्या करता है, ये मैगस्थनीज नामक एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है। तो 3 बातें इस संधि में तय हुई कि पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। दूसरा, काबुल, कांधार, हेरात और मकरान वाले क्षेत्र इसको चंद्रगुप्त को दे देता है। तीसरा, अपने यहां से एक यूनानी राजदूत मेगस्थनीज के दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज देता है। और यही मेगस्थनीज आगे चलकर इंडिका नामक ग्रंथ की रचना करता है और बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मौर्य साम्राज्य या मौर्य प्रशासन की इससे जानकारी हमको मिलती है। तो यहाँ पर ये क्या करता है भाई, इतने सारी चीजें सेल्यूकस निकेटर ने हमको चंद्रगुप्त मौर्य को दी थी। तो ये क्या करता है, 500 हाथी, ठीक है, 500 हाथी बदले में किसको देता है, सेल्यूकस निकेटर को दे देता है। ये थी 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध, और उस युद्ध के दौरान जो संधि हुई थी उसकी बात है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, अब देखिए इस युद्ध और इस संधि से कुछ तथ्य निकल के आते हैं कि ये जो था भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था, अंतरराष्ट्रीय विवाह, ठीक है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था ये। और प्रथम अंतरराष्ट्रीय संधि भी यही थी, इसी समय में हुई थी अंतरराष्ट्रीय संधि। तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह भी इसी के समय में हुआ, प्रथम अंतरराष्ट्रीय संधि भी यहीं से हुई, ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय की कुछ बातें हैं।
305 ईसा पूर्व में वो क्या कर देता है, शासन कर लेता है। और आगे देखते हैं हम। गर्मी बहुत। चंद्रगुप्त मौर्य देखिए, अब देखिए थोड़ा सा और देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के। अब चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, अपने अंतिम समय में ये जैन धर्म स्वीकार कर लेता है। ठीक है, अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लेता है। और जैन धर्म स्वीकार किससे करता है, तो इसका एक गुरु होता है भद्रबाहु। उस भद्रबाहु से यह जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा लेता है। और अंत में यानी अपने अंतिम समय में श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है, श्रवण बेलगोला चला जाता है। ठीक है, श्रवण बेलगोला चला जाता है। और एक विधि होती है जैन धर्म में, संथारा विधि जिसको बोलते हैं, या संलेखना विधि भी इसको कहते हैं। इस विधि के द्वारा अपने प्राणों का क्या कर देता है, त्याग कर देता है, प्राणों को त्याग देता है। संथारा विधि में क्या होता है कि मृत्यु से कुछ समय पहले खाना पीना छोड़कर उपवास के दौरान मृत्यु को प्राप्त कर लेना ही संथारा विधि है। यानी उपवास करते हुए अपने शरीर को त्यागना संथारा विधि कहलाती है। और 298 ईसा पूर्व में, चलो एक बात और है कि ये क्या करता है, जब इसका शासनकाल होता है, यहां मैं थोड़ा सा बना देता हूं, ये वाला क्षेत्र होता है गुजरात का। और गुजरात में क्या करता है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने प्रशासन को या साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त करता है। और प्रांतों में गुजरात में एक प्रांत होता है, गुजरात के क्षेत्र में सौराष्ट्र प्रांत। और सौराष्ट्र प्रांत का जो गवर्नर है, वो गवर्नर नियुक्त करता है ये पुष्यगुप्त को ये क्या करता है, गवर्नर नियुक्त करता है। और गवर्नर पुष्यगुप्त क्या करता है, सुदर्शन झील का निर्माण करवाता है। एक प्रसिद्ध झील है सुदर्शन झील। तो इस सुदर्शन झील का निर्माण करवाता है पुष्यगुप्त। और 298 ईसा पूर्व में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 298 ईसा पूर्व में मृत्यु हो जाती है। तो ये आज था चंद्रगुप्त मौर्य। आपने पढ़ा महाजनपद काल के बाद हम देखते हैं किस प्रकार से मगध पर हर्यक वंश आया, उसके बाद शिशुनाग वंश आया, और शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आया। नंद वंश के अंतिम शासक गणानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर देखेंगे बिंदुसार कि इसका दूसरा जो शासक था इस वंश का, वो किस प्रकार शासन करता है, इसका पुत्र होता है। आगे देखते हैं। आप देखिए आपको अच्छी लगे वीडियो और आगे आपको लगे कि आगे के लिए डालूं मैं, और तो आप कमेंट में लिख के भेज देना कि कौन सा टॉपिक आपको परेशान कर रहा है, उसको टॉपिक को मैं डाल दूंगा आपको। थैंक यू, धन्यवाद।